जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर हमें आज कंप्लीट करना है प्रयत्न के आधार पर स्वर व व्यंजन का वर्गीकरण। महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तो जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ के साथ कुछ नई चीज भी आपको सीखने को मिलेगी। प्रयत्न, इसे प्रयास, अभ्यास, रीति और तरीका भी कहते हैं। दूसरा, वर्णों के उच्चारण करने की रीति या शैली को प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न कहा जाता है। तो वर्णों के उच्चारण करने की रीति अर्थात शैली, जिसको हम ढंग भी कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रयत्न कहलाते हैं। प्रयत्न के प्रकार, प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न 4 प्रकार का होता है और बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर कई बार प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर स्वर और व्यंजनों का, यानी कि स्वर किस में आएंगे और व्यंजन किस में आएंगे, इन सब का वर्णन हम यहाँ पे करते हैं। प्रयत्न अभ्यास, रीति और तरीके को कहते हैं। जैसे भी हम किसी वर्ण को प्यारे दोस्तों जिस तरीके से उच्चारण करते हैं वो तरीका ही हमारा प्रयत्न अर्थात प्रयास कहलाता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम रीति अर्थात शैली, ढंग भी कहते हैं। तो किसी भी स्वर या व्यंजन का लिखने का, उच्चारण करने का, प्रस्तुत करने का जो तरीका है, जो ढंग है, जो शैली है, वो कहलाता है हमारा प्रयास अर्थात प्रयत्न। और ये है 2 प्रकार से। जब भी हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं, किसी वर्णों को प्रस्तुत करने का जो हमारे पास तरीका है वो 2 प्रकार से है। एक होता है अभ्यांतर प्रयत्न, जिसको हम आभ्यांतर भी कहते हैं। अभ्यांतर आए या आभ्यांतर आए, बात एक ही है। इसके बाद है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में शरीर के बाहर चीजें होती है। आभ्यांतर प्रयत्न में हम शरीर के अंदर मूवमेंट लाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अभ्यांतर के अंदर जब भी हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वे जो वर्ण होते हैं हमारे,
वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? जब हम अंदर की तरफ से कोशिश करके वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारे आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। इसके साथ बाह्य प्रयत्न, जब हम बाहरी जब वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो जो बाहर का जो प्रयास होता है उसके अंदर प्यारे दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? बाह्य प्रयत्न का। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये जो बेसिक क्वेश्चन थे यहाँ से 3, अगर ये समझ में आए हैं तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। फिर हम 4 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न और ये बाह्य प्रयत्न भी पढ़ेंगे। जी बताइए, क्लियर यहाँ तक? हाँ, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है और साथ के साथ जो मैंने यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे लिखा है सब कुछ क्लियर है और आप तक ये चीजें पहुंच गई है, आपको समझ में आ गई है, तो आप ओके कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, जो हम ये बाह्य प्रयत्न की बात कर रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न की, तो ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है हमारे आभ्यंतर या आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। और उन 4 प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं? एक आता है हमारा विवृत। क्या आता है? विवृत प्रयत्न। दूसरा आता है स्पष्ट प्रयत्न। इसके बाद तीसरा आता है ईषद स्पष्ट प्रयत्न और चौथा होता है ईषद विवृत प्रयत्न। अब आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर की ओर। हमने वर्णों का उच्चारण किया लेकिन शरीर के अंदर मूवमेंट हुआ, शरीर के अंदर हलचल हुई, शरीर के आंतरिक अंग एक्टिव हुए हमारे, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कह रहे हैं। इसके अंदर विवृत प्रयत्न के अंदर जो हमारे आते हैं वो आते हैं प्यारे दोस्तों सारे के सारे स्वर। सारे स्वर, सारे स्वर का मतलब क्या हुआ? हिंदी में जो हम 11 स्वर वर्ण प्रयोग करते हैं, तो सारे स्वर का मतलब क्या हुआ? जो हमारे 11 स्वर होते हैं वो कहलाते हैं विवृत प्रयत्न। विवृत का मतलब होता है प्यारे दोस्तों जिसमें हमारा जो मुंह है वो खुलता है, उसको हम विवृत कहते हैं। तो मुंह का खुलना और अंदर शरीर के हलचल पैदा होना विवृत कहलाता है। स्पष्ट का मतलब होता है जिसमें स्पर्श होता है, जो वायु है वो शरीर के अंगों को स्पर्श करती है, जहां से हम जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसके आधार पर। ईषद का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, तो जहां पे थोड़ा स्पर्श हो, पूरा ना हो बल्कि जितना स्पर्श यहाँ हो रहा है उससे थोड़ा हो, इसी वजह से इसको स्पष्ट कहते हैं और इस स्पष्ट को ही स्पर्श कहा जाता है। तो ईषद का अर्थ होता है कुछ, जहां कुछ स्पर्श होता है तो वो ईषद स्पष्ट कहलाता है। और यहाँ ईषद का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, जहां प्यारे दोस्तों मुख हमारा थोड़ा खुलता है। यहाँ तो मुंह का खुलना होगा, यहाँ मुंह का कम खुलना, थोड़ा खुलना क्या कहलाता है? ईषद विवृत प्रयत्न कहते हैं प्रयास को। इसके अंतर्गत हमारे सारे स्पर्श व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? सारे स्पर्श व्यंजन, जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और ये कौन से हैं हमारे? ये कै से लेकर मैं तक, कै से मैं तक के सारे वर्ण, यानी कि ये क्या है? ये व्यंजन है। जब सारे स्वर यहाँ आ गए तो स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक के वर्ण किस में आते हैं? स्पष्ट में, क्योंकि इसमें प्यारे दोस्तों फेफड़ों से निकली वायु हमारे शरीर का स्पर्श करती है, हमारे शरीर का स्पर्श करती है। इसके बाद है ईषद स्पष्ट प्रयत्न। तो ईषद स्पष्ट का मतलब क्या होता है? ईषद का मतलब थोड़ा, स्पष्ट का मतलब होता है जिसमें कम स्पर्श होता है। और वो जो वर्ण है हमारे वो है अंतस्थ वर्ण। कौन से हैं? अंतस्थ
व्यंजन या अंतस्थ वर्ण। इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं ये, रे, ले और वे वर्ण। ये चार वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे ईसद स्पष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाए? ईसद स्पष्ट। अब बच कौन से गए हमारे? बच गए ऊष्म। इसके अंदर कौन से आते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन या उष्मान व्यंजन। और इसके अंतर्गत जो हम प्रयोग करते हैं वो से, और है। ये सारे के सारे आ गए। 11 स्वर है। 3 प्रकार के प्यारे दोस्तों हमारे क्या थे? व्यंजन के मूल भेद थे। उनमें से एक स्पर्श व्यंजन था, अंतस्थ था और ऊष्म था। तो इन्हीं से फिर बाकी संयुक्त बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमने यहाँ से चारों चीजों की बात कर ली। यानी कि मूल जो वर्ण हमारे माने जाते हैं वो 44 ही होते हैं। 33 ये व्यंजन होते हैं, 25 और 8 33 और 11 स्वर होते हैं। बाकी तो फिर जो भी हम बना रहे हैं वो सब इन्हीं से बना रहे हैं, चाहे वो अयोग वाह वाले 2 वर्ण हो, चाहे उत्क्षेपित वाले प्यारे दोस्तों वर्ण हो, या फिर प्यारे दोस्तों हमारे बाकी दूसरे जो संयुक्त व्यंजन हम बनाते हैं वो भी इन दोनों को मिला के ही बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक तो होता है विवृत पर्यतन, स्पष्ट पर्यतन, ईसद स्पष्ट पर्यतन और ईसद विवृत पर्यतन। तो यहाँ 11 स्वर आ गए। इसमें स्पष्ट के अंदर सारे स्पर्श अर्थात प्यारे दोस्तों जिनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं ये भी आ गए। इसके बाद ईसद स्पष्ट पर्यतन, अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे भी आ गए। और ईसद विवृत पर्यतन उसमें भी आ गए से और है। तो ये ध्यान रखना है, अभ्यांतर या अभ्यांतर पर्यतन के अंदर जो 4 प्रकार के हैं वो हैं आपके सामने ये। और भूलना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिकली है और आज की डेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि 5 साल पहले ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। क्योंकि अब वो डायरेक्ट आपसे स्पर्श अंतस्थ उसमें ना पूछ के वो अभ्यांतर पर्यतन के आधार पर ही पूछता है। अगर आपको अभ्यांतर या अभ्यांतर पर्यतन के 4 प्रकार समझ में आए तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, हम दूसरे जो हमारे बाह्य पर्यतन है उसके अंदर जहां हमें प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ तक आ गया समझ में? अनुज, रेणु, संगम, आशीष, सरोज, श्याम, विपिन, यहाँ तक क्लियर है? क्या है? विवृत। विवृत का मतलब मुंह का खुलना। इस स्पष्ट का मतलब है प्राणवायु के द्वारा शरीर के अंगों का स्पर्श। ईसद का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा। क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? कम। इसी को क्या कहते हैं? थोड़ा। क्लियर? यानी कि मुंह स्पर्श का कम होना, यहाँ मुख का थोड़ा खुलना, कम खुलना। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आ जाते हैं? स्पष्ट में सारे के स्पर्श इससे बना है, ये स्पष्ट बना है। क्लियर? ऐसे ही ईसद का मतलब होता है कम, जिसमें कम स्पर्श हो। ईसद विवृत, जिसमें कम मुंह खुले, थोड़ा मुंह खुले। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे दूसरा क्या है? बाह्य पर्यतन। बाह्य पर्यतन ये कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य पर्यतन 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्यारे दोस्तों हमारा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्यारे दोस्तों घोष, सघोष, घोष व सघोष वर्ण। घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत जो आते हैं प्यारे दोस्तों वो हम इसके अंदर प्रयोग जो करते हैं, सारे के सारे जो हमारे स्वर है वो घोष वर्ण कहलाते हैं। सारे स्वर का मतलब कितना हुआ?
11 स्वर। क्लियर। स्पर्श व्यंजन में जो घोष वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? हमारा घोष कहलाता है। किसमें? स्पर्श में। ये किसमें है? स्पर्श व्यंजन में। तो स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाया? हमारा घोष या सहघोष। घोष को ही हम सहघोष कहते हैं, जिसमें गूंज पैदा होती है। जिसमें क्या होती है? गूंज पैदा होती है। इसके बाद ये रे ले वे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण भी हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? ये रे ले और वे, ये क्या कहलाते हैं? हमारे घोष। इसके बाद ऊष्म व्यंजन में, ये ध्यान रखना है आपको, ऊष्म व्यंजन में भी, ऊष्म व्यंजन में अकेला है वर्ण जो होता है वो प्यारे दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। क्या कहलाता है? घोष। और इसी के साथ प्यारे दोस्तों एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार वर्ण। और अनुस्वार वर्ण कौन सा है हमारा? ये वाला। ये सारे के सारे क्या कहलाए हमारे? ये कहलाए हमारे घोष वर्ण। अब आपसे पूछेगा कोई भी स्वर देके कि ये बताइए ये जो स्वर है ये घोष है कि अघोष है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ घोष कह रहे हैं जहाँ गूंज पैदा हो, जहाँ वाइब्रेशन हो, जहाँ कंपन पैदा हो। जहाँ गूंज हो, जहाँ वाइब्रेशन हो, जहाँ कंपन पैदा हो, उसको, जहाँ झंझकार पैदा हो, उसको क्या कह रहे हैं हम? घोष। और घोष का ही दूसरा नाम क्या होता है? सहघोष। घोष का मतलब गूंज, तो जो गूंज के साथ है वो सहघोष, जो वाइब्रेशन के साथ है वो सहघोष। तो यानी कि गूंज के आधार पर हम जब वर्णों का वर्गीकरण करते हैं तो वो दो प्रकार का होता है, एक घोष और सहघोष वर्ण, और दूसरे होते हैं हमारे अघोष वर्ण। घोष वर्णों में जब हम वर्णमाला की बात करते हैं पूरी, तो इसमें सारे के सारे स्वर भी आ जाते हैं, हमारे 11 के 11 स्वर। दूसरा हमने आपको क्या पढ़ाया? स्पर्श अर्थात वर्गीय व्यंजन पढ़ाया। स्पर्श और वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात वर्गीय स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ण होते हैं एक वर्ग के अंदर। जैसे कै, खे, गे, गे और गे। बाद के जो तीनों हैं, बाद के तीनों हमारे क्या कहलाते हैं? सहघोष अर्थात घोष कहलाते हैं। बाद के तीनों सहघोष अर्थात घोष कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में 11 तो ये हो गए। तो प्यारे दोस्तों पांतीय 15 वर्ण ये हो गए हमारे जो घोष कहलाए। अंतस्थ वर्ण चारों के चारों ये लय क्या कहलाते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं चारों के चारों। ये भी हमारे किस में आते हैं? घोष में आते हैं। और ऊष्म व्यंजन में सबसे बड़ा लॉजिक ये है, सबसे बड़ा लॉजिक ही ये है। ऊष्म व्यंजन में प्यारे दोस्तों ये जो है हमारा, ये क्या कहलाता है? बाकी नहीं कहलाते, लेकिन ये है क्या कहलाता है? हमारा घोष। और ये ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ा सा गौर कीजिए। ऊष्म व्यंजन का एक वर्ण, वो भी लास्ट वाला, अर्थात है हमारा घोष वर्ण होता है। क्योंकि जब हम है का उच्चारण करते हैं तो गूंज पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है, झंझकार पैदा होती है। और इस गूंज को हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे हमारा कमरा है और इस कमरे में सारी खिड़की दरवाजे अगर बंद हैं तो यहाँ मेरी आवाज गूंजेगी। लेकिन अगर मैं प्यारे दोस्तों खिड़की दरवाजे खोल देता हूँ तो उस समय आवाज गूंजेगी नहीं। उसका रीजन ये है कि हवा पास हो रही है, अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा जब अंदर आती है तो वहां वाइब्रेशन नहीं होता। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर होता है। जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उस कंडीशन में जो फेफड़े एयर छोड़ते हैं तो शरीर से प्यारे दोस्तों टकरा, दूसरे अंगों से टकरा के कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ देर तक वो शरीर में घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्ट रास्ता नहीं मिलता है बाहर निकलने का। तो जब जब उसको डायरेक्ट रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का, तब तक प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है
वो क्या है, गूंज पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? गूंज पैदा करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर तो ये क्या कहलाए हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये, रे, ले और वे भी क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? हमारे अंतस्थ कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने के दौरान शरीर के अंदर पहले फेफड़े वायु को खींचते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। तो इन 4 वर्णों को भी हम घोष वर्ण के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात ये भी घोष कहलाते हैं। इनमें भी गूंज पैदा होती है। ये, रे, ले और वे, अर्थात जिन वर्णों को उच्चारण करने के दौरान हम थोड़ा सा लंबा खींचते हैं वो सारे के सारे क्या है प्यारे दोस्तों? क्या घोष वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है हमारा? है अनुस्वार। अयोग वाम में कितने प्रयोग करते हैं हम? 2 प्रयोग करते हैं। एक तो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और दूसरा करते हैं प्यारे दोस्तों हम विसर्ग का। तो अयोग वहां में से आ गया आपका प्यारे दोस्तों 1। यहाँ पर क्या है आपका? ऊष्म आया, अंतस्थ आया और स्पर्श आ गए। तीनों व्यंजनों के भेद आ गए वो भी, और यहाँ पे स्वर भी आ गई। अब बात करते हैं अघोष वर्ण की। तो घोष के आधार पे वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार के हैं प्यारे दोस्तों? 2 प्रकार के हैं। इसके कितने भेद होंगे? 2 भेद। एक तो था हमारा कौन सा? घोष तथा सघोष वर्ण, और दूसरा जो होगा वो होगा प्यारे दोस्तों हमारा अघोष वर्ण। क्या होगा? अघोष वर्ण। और अघोष वर्ण के अंतर्गत आपने अभी देखा कि यहाँ सारे स्वर तो आपने ले लिए थे। जब सारे स्वर आपने घोष में ले लिए तो बात कहाँ से शुरू होगी? बात शुरू होगी स्पर्श व्यंजन से। किससे बात शुरू होगी? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में जो हमारे 3 वर्ण है, स्पर्श व्यंजन में जो हमारे 2 स्टार्टिंग के, पहला और दूसरा, पहला व दूसरा, पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का अघोष कहलाता है या अघोष वर्ण होता है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हुआ, क्योंकि जब सारे स्वर आपने वहां ले लिए तो यहाँ तो कोई स्वर आएगा ही नहीं। दूसरा क्या है प्यारे दोस्तों? स्पर्श के बाद में क्या पड़े? अंतस्थ आपने वहां ले लिए, तो फिर यहाँ क्या बच गए आपके? ऊष्म व्यंजन। क्या बच गए? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में से कौन कौन से वर्ण लेंगे हम? ये वाला से, षटकोण वाला से और ये वाला से। क्यों? क्योंकि है आपने इसका जो चौथा वर्ण है वो कहाँ पे लिया आपने? घोष में लिया। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तीसरा क्या है हमारा? अयोग वहा। अयोग वहा में से एक आपने वहां ले लिया था, क्या? अनुस्वार। तो अयोग वहा वर्णों में से फिर यहाँ पे क्या लोगे आप? यहाँ लोगे आप विसर्ग को। किसको लोगे? विसर्ग को। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाए? अघोष वर्ण कहलाए। ये क्या कहलाए? अघोष वर्ण कहलाए। जब वो स्पर्श व्यंजन में आ गए तो फिर वो प्रत्येक वर्ग का जब तीसरा, चौथा, पांचवा है वो कोई भी हो सकता है, वो सारे ही घोष होंगे। तो राहुल जय जो है च वर्ग का तीसरा वर्ण है, और जब च वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ये तीसरा किस में जाता है? घोष में जाता है, ये बता चुके हैं। तो च, छ, जय, तो जितने भी प्रत्येक वर्ग का कोई भी तीसरा हो, केवल च वर्ग का नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? घोष। ये चौथा भी है। इसका मतलब आप रट्टा मारे हुए सर जय भी तो घोष में आता है, तो इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया वर्णमाला को, आपको दोबारा से वीडियो सुनने में फायदा है। जब हम तीसरा कह रहे हैं और च वर्ग का जो वर्ण है इसके अंदर क्या आता है? च, छ और जय। तो जय क्या हुआ? तीसरा। यहाँ क्या लिखा है? प्रत्येक वर्ग का। च क्या है? एक वर्ग है। जब यहाँ प्रत्येक वर्ग का मतलब क्या है? वो क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या प वर्ग हो, सबका तीसरा क्या है? घोष है। सबका चौथा वर्ण घोष है। सबका पांचवा वर्ण भी क्या है? घोष है। क्लियर?
चलो जी, इसके बाद यहाँ क्या है, अघोष वर्ण। स्पर्श व्यंजन में जो पहला व दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। यानी कि कै खे, चे छे, टे ठे, ते थे और पे फे, ये सब क्या कहलाए, ये घोष कहलाए। इसके बाद प्यारे दोस्तों ऊष्म व्यंजन, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या क्या है हमारे, से और ये से। क्यों है, क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि है को ऑलरेडी हम कहाँ ले चुके हैं, घोष में, ये रहा यहाँ। ऊष्म व्यंजन में है क्या कहलाएगा, घोष। इसी के लिए तो आपको सरकारी नौकरी देते हैं, वो जो आपकी जो सैलरी आती है महीने में 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, वो इसीलिए तो आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण घोष है और कौन सा वर्ण अघोष है। तो जब हमने है यहाँ पे लिया तो ये क्या बच गए हमारे, 3 बच गए। ये 3 क्या कहलाए हमारे, अघोष। इनमें वाइब्रेशन पैदा नहीं होता है, घोष कहते हैं गूंज को। और ए आगे लगा दिया तो ये क्या कहलाया, ये अघोष कहलाया। जब ए आगे लगा दिया तो अघोष हुआ जहां गूंज पैदा ना हो, अर्थात वर्णों का हमने उच्चारण किया। तो जैसे ही फेफड़ों ने वायु छोड़ी तो उसको रास्ता मिल गया किसी भी द्वार से शरीर से बाहर निकलने का वायु को, तो वहां कभी भी हम प्यारे दोस्तों गूंज पैदा कर ही नहीं सकते। जब वायु को तुरंत बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है उच्चारण के दौरान, हमारे वाग यंत्र जो होता है, वाणी का जो सिस्टम होता है, उसका जब द्वार खुला हुआ है तो गूंज पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्यारे दोस्तों वहां पर वायु आराम से बाहर निकल रही है। अयोग वहा वर्ण में क्या हो गया प्यारे दोस्तों, ये वाला विसर्ग क्या कहलाया, अघोष। और दूसरा क्या था यहाँ पे, ये क्या था, अनुस्वार। ये क्या, यहाँ पे हमने अनुस्वार का प्रयोग किया, ये क्या कहलाया, घोष। तो जब 2 होते हैं अयोग वहा, एक आपने यहाँ ले लिया अनुस्वार और दूसरा आपका क्या हो गया यहाँ अयोग वहा वर्ण विसर्ग। तो विसर्ग कहलाया अघोष और दूसरा क्या कहलाया, अनुस्वार कहलाया घोष वर्ण। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाए हमारे, घोष और अघोष। आपने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे, घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो घोष और दूसरा प्यारे दोस्तों अघोष। दूसरा क्या है, अघोष। तो ये थे आपके कौन से, ये थे प्यारे दोस्तों घोषत्व के आधार पर। चलो अब दूसरा वर्गीकरण करते हैं। आप बाह्य पर्यटन पढ़ रहे हो, तो बाह्य पर्यटन में एक आपका कंप्लीट हुआ और दूसरा क्या है, बाह्य पर्यटन में प्राणत्व के आधार पर। क्या है, प्राणत्व। प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार होंगे, कितने भेद होंगे, 2 भेद होंगे। कितने भेद होंगे, 2 भेद। कौन कौन से होंगे 2 भेद, एक होगा प्यारे दोस्तों अल्प प्राण। क्या होगा, अल्प प्राण वर्ण। क्या है, अल्प प्राण वर्ण। और अल्प प्राण वर्ण में क्या आएंगे प्यारे दोस्तों, सारे के सारे स्वर। सारे स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। सारे स्वर का मतलब क्या हुआ, 11 के 11 जो स्वर होते हैं वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। दूसरी बात किसकी आएगी, दूसरी बात आएगी यहाँ स्पर्श व्यंजन की। तो ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, पहला तीसरा 5वां वर्ण क्या कहलाया आपका प्यारे दोस्तों, अल्प प्राण कहलाया। क्या कहलाया, अल्प प्राण। इसके बाद क्या है हमारा, अंतस्थ। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में ये, रे, ले और वे क्या कहलाए,
अल्प प्राण कहलाए। ये क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? अंतस्थ में यह रह लहव। इसके बाद क्या आ गया? अयोग वहा। क्या है? अयोग वहा वर्ण। अयोग वहा में ये जो अनुस्वार वर्ण है ये क्या कहलाया? हमारा अल्प प्राण। तो पहले आपको क्या पढ़ाए गए? स्वर पढ़ाए गए। इसके बाद व्यंजन में स्पर्श, फिर अंतस्थ, उसके बाद ऊष्म। जब ऊष्म यहां नहीं आया तो इसका मतलब ऊष्म क्या होगा? ऊष्म महाप्राण होगा, उसमें वायु ज्यादा निकलेगी। तो यहां आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर प्यारे दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, तो ये टोटल कितने हो गए? 15 वर्ण हो गए। जब प्रत्येक वर्ग का कह रहा है तो इसका मतलब कै वर्ग का भी प्यारे दोस्तों पहला, तीसरा, पांचवा, च वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, ट वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा, त वर्ग का भी और प वर्ग का भी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाया? हमारा अल्प प्राण कहलाया। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प का मतलब क्या है? थोड़ा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब होता है वायु। तो जहां थोड़ी वायु निकलती है तो उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो जहां थोड़ी वायु निकलती है तो वो क्या कहलाया? अल्प प्राण। जैसे ही हमने वर्णों का उच्चारण किया तो यहाँ प्यारे दोस्तों आप ये वाला हाथ मुंह के आगे आप लगाओ और आप ए का उच्चारण करो, ए, आ, ई। तो आपको वायु बहुत कम लगेगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो ए, आ, ई है ये हमारे स्वर है और स्वर में वायु ज्यादा नहीं निकलती है, वायु थोड़ी निकलती है, कम निकलती है, इसलिए सारे के सारे स्वर हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में पहला उच्चारण करो आप, कै, चे, टे, ते, पे, वायु कम है, ठीक। और दूसरा उच्चारण करना कै के साथ खे, खे में वायु ज्यादा है तो खे कहलाएगा महाप्राण। तो यहाँ पर जब हम 3 तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो प्यारे दोस्तों हम हाथ लगा के खुद उच्चारण करके देख सकते हैं किस वर्ण में वायु कम आ रही है और किस में वायु ज्यादा आती है। तो इसीलिए 11 के 11 स्वर अल्प प्राण है। स्पर्श में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्यारे दोस्तों क्या है? अल्प प्राण है। अंतस्थ में य, रे, ल, व अल्प प्राण है। य, रे, ल, व वायु नहीं आ रही है। जबकि आप ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करो, से है, वायु ज्यादा आ रही है। तो ऊष्म व्यंजन क्या कहलाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों? महाप्राण। और अंतस्थ क्या कहलाएंगे? य, रे, ल अल्प प्राण। अनुस्वार क्या कहलाया हमारा प्यारे दोस्तों? अल्प प्राण। अनुस्वार क्या कहलाया? अल्प प्राण। अब आ जाओ महाप्राण पे। दूसरा भेद क्या है इसका? दूसरा भेद है महाप्राण। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण में जब आपने 11 स्वर ले लिए तो अब आपके पास क्या बचा? स्वर तो उधर चले गए। अब आपके पास बचे प्यारे दोस्तों स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में भी कौन कौन से बच गए? स्पर्श व्यंजन में बच गए प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा, अर्थात सम संख्या में आने वाले। वो क्या थे? विषम संख्या पे रिपीट होने वाले। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? स्पर्श व्यंजन में महाप्राण कहलाता है। क्लियर? इसके बाद में दूसरा क्या है? आपने अंतस्थ वहां पे ले लिए सारे, तो यहाँ क्या बच गए? यहाँ बच गए ऊष्म व्यंजन, क्योंकि अंतस्थ तो चारों के चारों आपके अल्पप्राण है। तो ऊष्म के अंतर्गत यहाँ आपके चारों से, ये वाला से, ये वाला से और है, ये चारों के चारों हमारे क्या कहलाए? महाप्राण। क्यों? क्योंकि इसमें वायु ज्यादा निकलती है, इसमें वायु ज्यादा निकलती है। फिर अयोग वहां लिए, अयोग वहां में कितने आते हैं? मूल 2, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार आपने उधर ले लिया तो यहाँ क्या लोगे आप? यहाँ लोगे आप विसर्ग। तो ये वाला जो विसर्ग है आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाता है? जैसे प्रातः, प्रातः लास्ट में वायु आ रही है, दुख, पुनः, अतः, तो ये विसर्ग लगाएंगे ना हम, पुन में दुख में, अतः में। तो ये जब विसर्ग लगाते हैं तो फेफड़ों से वायु निकलती है और वो आपको तुरंत बाहर प्यारे दोस्तों वो इकट्ठी वायु आती है ज्यादा। तो इसी वजह से उसको कहते हैं महाप्राण।
महा मतलब अधिक, प्राण वायु, जहां अधिक वायु निकलती है। तो महा का अर्थ क्या होता है? महा का अर्थ होता है अधिक या ज्यादा, और प्राण का अर्थ होता है वायु। जब वर्णों को उच्चारण करने के दौरान प्यारे दोस्तों मुख द्वार से या वाग द्वार से या प्यारे दोस्तों मुख विवर से वायु ज्यादा निकलती हो उसे महाप्राण कहते हैं, और जब कम निकलती हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो ये था प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, जिसमें हमने प्यारे दोस्तों स्वर भी रखे, व्यंजन भी रखे और अयोगवाह भी रखे। अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई और पहली बार लाइफ में आपने जितने भी हमारी वर्णमाला है 52 के 52 वर्ण आपने ये समझे कि हम इनका कहाँ से उच्चारण करते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, किसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तो आप को ये टॉपिक अगर समझ में आ गया है तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर जी? क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, वेरी गुड। अब देखो क्या क्या पढ़ा आपने, दोबारा से देखो एक बार, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, टफ नहीं है, ठीक है। समस्या ये है कि बाकी चीज 50 बार पढ़ी है, इसको आप पहली बार पढ़ रहे हो और क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। जो अवर्णमाला में अब तक पढ़ा वो सब पुराना था और पुराना ट्रेंड समाप्त हो चुका है। पुराना ट्रेंड क्या है? समाप्त हो चुका है। क्लियर? अभ्यांतर या अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक तो है विवृत प्रयत्न, सारे के सारे स्वर में कितने आते हैं? हिंदी में 11 स्वर आते हैं, संस्कृत में 13 आते हैं। जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड की है वर्णमाला की उनको एक एक चीज समझ में आ गई, 100 के 100% चीजें समझ में आ गई। और जो बंदर की तरह इधर उधर प्यार दोस्तों कूद फांग कर रहे हैं, कभी कोई सी कुछ क्लास खोल के सुन ली, वो लाइफ में कभी भी हिंदी से नहीं किसी भी सब्जेक्ट से फ्री नहीं हो सकती। हर चीज का सीक्वेंस में होना जरूरी है। क्लियर? आप भी फिल्मों में अमिताभ बच्चन की तरह, गोविंदा की तरह भागते भागते बड़े नहीं हो गए थे। फिल्मों में होता ना, जैसे फिल्म स्टार्ट होती है तो वो छोटे छोटे बच्चों को दिखाता है, और जैसे ही वे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसी में हम क्या देख लेते हैं कि यही इस फिल्म के हीरो बनेंगे। ठीक है, वो हीरो बनने से पहले उनको दौड़वाने लगता है, और जैसे उन्होंने दौड़ शुरू की तो थोड़ा सा 4-5 कदम भागते ही वो बड़ा हो जाता है। तो वे अद्भुत चमत्कार फिल्मों में होते हैं। पढ़ाई में ऐसा होता नहीं है। पढ़ाई में तो चीजें धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, धीरे धीरे सीक्वेंस में चीजें आती हैं। तो यहाँ पे अगर फाइनली सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, निरंतरता लानी पड़ेगी पढ़ाई में। और निरंतरता का मतलब यहाँ क्या है कि आपको प्यारे दोस्तों इनके अंदर जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में चीजों को अचीव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा अभ्यांतर प्रयत्न। हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हमने स्टार्ट किया था प्रयत्न के आधार पर स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। तो यहाँ पर दोस्तों स्वर का भी और व्यंजन का भी। तो प्रयत्न किसे कहते हैं? इसे प्रयास, इसे अभ्यास, रीति और तरीका भी कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की रीति, अब डेफिनेशन पूछेगा आपसे, ये पूछ लेगा कि बताइए इसको क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की रीति निम्नलिखित में से क्या कहलाएगी? ऑप्शन में दे देगा। वो प्रयत्न कहलाएगी, उच्चारण स्थान कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाएंगे या महाप्राण कहलाएंगे। तो आप क्या लिखोगे? प्रयत्न कहलाएंगे। तो वर्णों के उच्चारण करने की रीति क्या कहलाई? प्रयत्न। प्रयत्न के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न कितने होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? विवृत होते हैं, स्पष्ट होते हैं, ईषद विवृत होते हैं और ईषद स्पष्ट होते हैं। हो गए 4। बाह्य प्रयत्न क्या है? 2 प्रकार के, प्राणत्व के आधार पे और घोषत्व के आधार पे। तो पहले हमने घोष बताया आपको, फिर प्राण के आधार पे बताया, वायु के आधार पे, यानी कि गूंज के आधार पे और वायु के कम और ज्यादा निकलने के आधार पे। तो 2 प्रकार आपके क्या हो गए? बाह्य। बाह्य में क्या है? चीजें बाहर हो रही है। जैसे गूंज है, वो गूंज कहाँ है? बाहरी तो जो साउंड सुनाई देती है वो बाहरी तो सुनाई देती है हमारे शरीर से। ऐसे जो वायु निकलती है वो क्या है? वो शरीर से बाहर निकलती है। तो यानी कि जो हम घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पे आपको समझाए वो हमारे बाह्य प्रयत्न है। और जब शरीर के अंदर हलचल हो वो अभ्यांतर प्रयत्न है। तो जब शरीर के अंदर हलचल हो तो उसे क्या बोलेंगे? विवृत। अंदर मुख द्वार का जो हमारा प्यारे दोस्तों मुख विवर है,
जो हमारा वाग यंत्र है उसमें एक दरवाजा लगा हुआ है, और जब वो दरवाजा, प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो खुलता है तब हम सारे स्वर उच्चारण कर पाते हैं। दरवाजा अगर बंद है तो स्वर उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद स्पष्ट में जब वे सारी वायु आके दरवाजे पे लगे फटाफट, तो वो क्या कहलाती है? स्पष्ट कहलाती है। तो दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलता है तो हम सारे स्पर्शों का उच्चारण कर पाते हैं, अर्थात 25 जो व्यंजन है हमारे, जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उनको उच्चारण कर पाते हैं। ईसद स्पष्ट, ईसद का मतलब कम, जिसमें कम प्यारे दोस्तों स्पर्श होता है। अंतस्थ व्यंजन में कम स्पर्श होता है। ईसद विव्रत, जिसमें मुख द्वार हमारा थोड़ा खुलता है, उसको क्या कहलाए हैं? ईसद विव्रत कहलाते हैं। तो इसमें क्या आते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, स और है। क्लियर? ये क्या थे? हमारे अभ्यंतर पर्यटन थे। अब आ जाओ बाह्य पर्यटन। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक है घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, 2 प्रकार के। तो ये घोष और सघोष हो गए। तो ये घोष सघोष में सारे स्वर आ गए हमारे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया। सारे अंतस्थ वर्ण आ गए, चारों के चारों। ऊष्म में से है आ गया, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऊष्म में से है क्या कहलाता है? घोष। और अनुस्वार आ गया, ये क्या थे? हमारे घोष। घोष के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन जो उधर हमने ले लिए, उसके अलावा उनको छोड़ के जो बच गए वो सारे हमारे क्या कहलाए? अघोष कहलाए। जैसे पहला दूसरा, वहां क्या था हमारा? तीसरा चौथा पांचवा। तो इसमें पहला दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का अघोष हो गया। वहां क्या ले लिया था हमने? अंतस्थ। तो बच क्या गया? ऊष्म। और ऊष्म में भी है चूंकि हमने उधर लिया, तो ये क्या बच गया? स। इसके बाद अयोग वहा में क्या आ गया? हमारा विसर्ग आ गया। तो ये क्या थे आपके? ये प्यारे दोस्तों थे हमारे अघोष वर्ण। इसके बाद प्राणत्व के आधार पर, वायु के कम या ज्यादा निकलने के आधार पर, तो ये क्या कहलाए? हमारे अल्पप्राण में सारे स्वर वायु कम निकलती है। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। तो बच कौन सा गया? दूसरा चौथा बच गया। दूसरा चौथा क्या होगा? दूसरा चौथा चला जाएगा प्यारे दोस्तों महाप्राण में, क्योंकि वो हमने यहाँ लिया ही नहीं। अंतस्थ के चारों ये अंत क्या कहलाए? हमारे अल्पप्राण। और अयोग वहा वर्ण में से ये जो अनुस्वार है, अयोग वहा वर्ण में क्या है? ये जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार क्या कहलाया? अनुस्वार वर्ण कहलाया हमारा अल्पप्राण। इसमें वायु कम निकलेगी। महाप्राण में क्या आएगा? स्पर्श व्यंजन में क्या बचा था? दूसरा बचा और चौथा, दूसरा और चौथा स्पर्श कहलाया। और ऊष्म व्यंजन में चारों के चारों हमारे महाप्राण है, वायु ज्यादा निकलती है। से आप उच्चारण करके देखो, वायु ज्यादा निकलेगी तो महाप्राण कहलाएगा। अयोग वह हमें क्या बच गया? विसर्ग। तो विसर्ग आपका हो गया महाप्राण। अब आपने 3 बार रिवीजन कर लिया टोटल वर्णमाला का, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ वे गिने चुने क्वेश्चन जो भाषा विज्ञान से पूछे जाते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। क्वेश्चन है वे सारे भाषा विज्ञान के, लेकिन हिंदी वर्णमाला के अंदर पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? इस पे आओ। एक तो पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, द्वित या द्विगुणी, द्वित या द्विगुणी व्यंजन। क्लियर? द्वित या द्विगुणी व्यंजन कौन से होते हैं? द्वित या द्विगुणी व्यंजन जैसे हमने यहां पे प्रयोग कर लिया, व्यंजन के 2 रूप जब एक साथ, व्यंजन के 2 रूप जब एक साथ उपस्थित हो तो वो क्या कहलाते हैं? द्वित या द्विगुणी व्यंजन कहलाते हैं। जहां पहले स्वर रहित व्यंजन तथा बाद में स्वर सहित, बाद में स्वर सहित व्यंजन आए, वो क्या कहलाते हैं? द्विगुणी कहलाते हैं। जैसे दिल्ली, बिल्ली,
पप्पू, बच्चा, डिब्बा, 56, बच्चा, ये सारे क्या कहलाए? व्यंजन के दो रूप, पहले आधा व्यंजन और बाद में पूरा व्यंजन। अब देखो, ये तो सच्चाई है कि आप सो जागते हो, ठीक है। एक प्रीति और एक विनय, दोनों को परेशानी हो रही है। एक तो बंदा कह रहा है कि यूपीएसआई के टॉपिक पहले नहीं पढ़ा सकते हैं क्या? अब ये तो यूपीएसआई में आता नहीं है, ये तो केवल विनय को पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं। समस्या यही है आपके साथ कि आपको न तो भर्ती होने का तरीका पता है और ना आपको तैयारी करने के बारे में पता है। बस आपको ये पता है कि हाँ, जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें पढ़ना होता है। अब उस पढ़ने का तरीका क्या है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई गाइडेंस आपके पास नहीं है। जब क्लास स्टार्ट हुई, प्रीति परेशान हो रही है। मैं कमेंट देख रहा, मैं सोच रहा हूँ कि ये चुल निकलेगी बाहर, तभी थोड़ा सा ठंडापन महसूस करेंगे दोनों के दोनों, और फिर सही तरीके से आप तैयारी पे फोकस करोगे। ये जो आपके अंदर उतावलापन है ना, ये 2 दिन 4 दिन का जो आपको बुखार आता है तैयारी करने का, भर्ती होने का, ये कभी भी 1 सप्ताह नहीं चलता है। ये सच्चाई है। जब हम फ्रस्ट्रेशन से बाहर आते हैं तो हमें लगता है कि हम जाग गए, और अगर भर्ती नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप एकदम अलर्ट मोड में चले गए तो बहुत कुछ अचीव कर लोगे। चीजों में समय लगता है। वो समय पहले दे दिया होता तो आज चुल नहीं होती, ये ब्रेन की खुजली नहीं होती। अब प्रीति को क्या दिक्कत थी? सर क्या रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं दे सकते? मैं रिकॉर्डिंग का ऑलरेडी बैच इस बैच से पहले लेके आया था कि जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए कि वो उस बैच को परचेज करे। उसमें मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूं शाम को 7 से 8। तो जब रिकॉर्डिंग ला रहे थे तब तो आपको चाहिए था कि नहीं हम तो लाइव पढ़ेंगे, लाइव। हम लाइव भी ले आए। तो जब हम रिकॉर्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि इसमें 75 क्लासें हैं और टॉपिक वाइज उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे रोज शाम को 7 से 8, और उसमें कर रहे हैं, और उसमें हजारों बच्चों ने वो कोर्स लिया। और वो सारे वो बच्चे हैं जिनको अभी पेपर देना था, उनका पेपर, जिनको पता है कि हाँ हम लाइव में एक दिन में 4-4 वीडियो सुन के, 4-4 लेक्चर सुन के हम अचीव कर लेंगे। हमारे पास इतना टाइम है कि हम हिंदी को 4 घंटा रोज दे सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो वहां 100 पीडीएफ, 75 लेक्चर और उसके साथ टॉपिक वाइज रोज प्रैक्टिस मंडे टू फ्राइडे, वो हमने ऑलरेडी इस बैच के लाने से पहले दिया, ताकि अगर बच्चों को जल्दी है, वो कम समय में हिंदी से फ्री होना चाहते हैं, तो वीडियो ऑन डिमांड वीओडी बैच परचेज करे, जिसकी फीस इस बैच से 200 रुपया कम थी। बात समझ में? अब वर्णमाला बड़ा टॉपिक था। अब करने को जो लपेटने के लिए जैसे आप लोग पढ़ना चाहते हो या पढ़ के आए हो दाएं बाएं जगह से, ऐसे तो मैं भी पढ़ा देता। वर्णमाला को मैं एक ही क्लास में कंप्लीट कर देता। और आप भी कहते हैं हाँ सर आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ तो करा दिया, फटर ये सारी चीजें करके चला जाता। लेकिन मेरा मकसद क्या है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा लाइफ में एक बार ही पढ़ाऊंगा अपने स्टूडेंट को, दोबारा से नहीं। अगर आपने सारी वर्णमाला की क्लासें ली है ना, जिंदगी में आने वाली 7 पीढ़ी आपकी वर्णमाला नहीं पढ़ेगी और वर्णमाला का पूछा गया क्वेश्चन गलत नहीं करेगी। मैंने हर टॉपिक में आपको 40% चीजें अलग बताई, लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ी। अब लाइव पढ़ा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग चाहिए, और कहीं तो ऐसे होते हैं जब हम लाइव होते हैं, अच्छा ये रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे आपको पढ़ने से मतलब है और उसमें समय देना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा और सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, तो आप प्यारे दोस्तों तब भर्ती हो पाओगे। अब यही हिंदी में 25 क्लास में भी कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन मुझे फिर भी 75 क्लासें देता हूं, मैं 60+ क्लासें देता हूं। क्यों? कि बच्चे ने स्पेशल बैच लिया है। स्पेशल का मतलब ये हुआ कि वो कहीं भी किसी भी क्लास, किसी भी पर्पज से अगर वो खरीदता है, किसी भी एग्जाम को देना चाहता है, तो उसमें टोटल सिलेबस उसका हो, ताकि उसको दोबारा से बार बार हिंदी को समय ना देना पड़े। ये तो कड़वा सच है कि आप में से सबका सिलेक्शन 2021 में नहीं होगा। ये भी कड़वा सच है कि कुछ का 22 में होगा, कुछ का 23 में होगा और कुछ का होगा ही नहीं। अब वो जो होगा का नहीं होगा, मैं तो सबको बराबर पढ़ा रहा हूं, इक्वल पढ़ा रहा हूं, और वही पढ़ा रहा हूं जो पेपर में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
वर्णमाला का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा जो हमने लेक्चर अटेंड किए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे गलत करके आएंगे वर्णमाला के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उनके पास तरीका नहीं था पढ़ने का, वो किसी पे दूसरे पे भरोसा ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या है, ये तमाम तरह की जो उलझने रहती है ना, इन उलझनों को पढ़ने के दौरान अपने से दूर रखो, क्योंकि वो पढ़ने के दौरान वो आपका कीमती समय है और वो आपने जायज कर दिया, बेफालतू बर्बाद कर दिया, वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। टॉपिक पे आ जाओ, आपकी सारी समस्या अपने आप सोल्व होती चली जाएगी। क्योंकि जब किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता ना किसी समस्या का, या आप अपनी समस्या किसी को रख नहीं पाते और वो बताया नहीं पाता, तो समय अपने आप उस समस्या का सॉल्यूशन कर देता है। तो समय को रखो, ठीक है। तो समय को थोड़ा सा, समय का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है भर्ती होने और न होने में। तो द्वित किसे कहते हैं? द्वित या द्विगुणी व्यंजन, व्यंजन के दो रूप हो, रूप जब एक साथ उपस्थित हो। कौन से रूप? जहां पहले स्वर रहित व्यंजन, ये वाला आधा व्यंजन, ये क्या है? ये आधा व्यंजन है, ये पूरा व्यंजन है। इसमें भी आधा पूरा, पहले आधा फिर पूरा, फिर आधा फिर पूरा, फिर आधा फिर पूरा, आधा और पूरा आधा, एनीथिंग और भी शब्द हो सकते हैं, और ये हजारों शब्द हैं, ये नहीं कि जो मैंने यहां लिखे। तो जहां व्यंजन के दो रूप आए, पहले स्वर रहित आए, पहले आधा व्यंजन आए और उसके बाद प्यारे दोस्तों स्वर सहित आए, तो उनको हम द्विगुणी व्यंजन बोलते हैं, उनको द्वित व्यंजन बोलते हैं। द्वि मतलब दो, और व्यंजन के दो रूप होते हैं, इसी वजह से क्या कहलाए? द्वित कहलाए, द्विगुणी कहलाए। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक होता है हमारा परकंपित, परकंपित व्यंजन। कौन सा है? परकंपित व्यंजन। परकंपित व्यंजन में आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हम प्रयोग करते हैं रै का। किसका प्रयोग करते हैं? रै का प्रयोग करते हैं। अब यहां इस परकंपित में ये वाला पे है और ये क्या है? रै। कैसे याद रखोगे? क्योंकि आप इसको गलत करोगे, आपको ध्यान रखना है। तो यहां ये ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। इस रे पर में ये रे आया है, इसीलिए यहां पे भी हमने इस रे को बताया आपको परकंपित। यानी कि इसमें जीभ क्या हो जाती है प्यारे दोस्तों? कांपती है हमारी। जैसे हमने रे का उच्चारण किया ना, रे, तो देखो आपकी जीभ 2-3 बार झटके ले रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इस वाले रे को परकंपित कहते हैं। कैसे पहचानोगे? क्योंकि जब वो पूछेगा परकंपित, तो इसमें पर लगा है, पे में रे लगा हुआ है, इसी वजह यहां से इसको पकड़ लोगे। और दूसरा क्या है? प्रैक्टिकली जीभ क्या करती है हमारी प्यारे दोस्तों? कांपती है, कंपन करती है। हाँ, तो यहां आपको ध्यान रखना है परकंपित क्या कहलाया हमारा प्यारे दोस्तों? रे का है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब हम रे का उच्चारण करते हैं रे, तो इसमें क्या है प्यारे दोस्तों? जीभ हमारी क्या है? लुढ़क जाती है। और जब जीभ हमारी लुढ़क जाती है तो इसी व्यंजन का नाम क्या होता है? लुंठित व्यंजन बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। तो यहां अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने इस वर्ण को क्या बोला है? कोई परकंपित और कोई क्या कह रहा है? लुंठित व्यंजन कह रहा है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा आता है? पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। और इसका एक और दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं वत्सरीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वत्सरीय व्यंजन। तो ये जो लय जो वर्ण है हमारा, ये क्या कहलाता है? ये पार्श्विक या वत्सरीय व्यंजन कहलाता है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना, पार्श्विक का मतलब क्या हुआ? हमने लय का उच्चारण किया, आप अंदर देखो क्या हो रहा है लय के उच्चारण करने में। जैसे हमने लय का उच्चारण किया तो हमारी जो जीभ है ना, ऐसे एक जगह स्थान पे गड़ जाती है लय। और जैसे हमने लय का उच्चारण किया तो जीभ के दोनों साइड से वायु निकल के प्यारे दोस्तों बाहर आ जाती है। तो पार्श्विक का मतलब है बाईपास। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? बाईपास से। बाईपास मतलब क्या होता है? बाहर बाहर। हम मान के चलो कोई गांव है, शहर है, उसके चारों ओर रास्ता है तो उसको हम बाईपास बोलते हैं। कोई शहर है तो उसके चारों ओर कोई रोड है तो उसको भी बाईपास।
ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, पार्श्विक व्यंजन लय कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जैसे ही हमने लय का उच्चारण किया तो हमारी जीभ की जो आकृति होती है वो इस तरीके की हो जाती है। और जैसे जीभ ऐसे घड़ी खड़ी हो गई तो स्वाभाविक बात है दोनों साइड में उसके जगह बच जाती है और वहां से वायु निकल के बाहर, इस वजह से उसको पार्श्विक व्यंजन कहा गया। इसको वत्सरीय व्यंजन कहा गया। क्या कहा गया इसको? तो वत्सरीय व्यंजन पूछे ले, पार्श्विक व्यंजन पूछे ले, लुंठित व्यंजन पूछे रे, और परकंपित व्यंजन पूछे तो भी प्यारे दोस्तों क्या है? तो परकंपित में कहां से निकालोगे? ये लुंठित क्यों है? जब हम रे का प्रयोग कर रहे हैं तो ये लुढ़क जाती है जीभ, ऐसे लुढ़कती है। ये सीधी है जीभ हमारी, और जब ये ऐसे लुढ़क जाती है, लुढ़कना मतलब क्या होता है? कोई चीज कहीं रखी है तो वो प्यारे दोस्तों भागने लगना आगे की तरफ को, उसी को लुंठित बोलते हैं। रे में वही एक्टिविटी होती है अंदर, वो लुढ़क जाती है, उस लुढ़कने की वजह से लुंठित कहलाई। वो कांपने लगती है, वाइब्रेशन करने लगती है, परकंपित कहलाई। बाईपास से वायु निकलती है, इसलिए लय को पार्श्विक व्यंजन कहा गया। एक क्वेश्चन क्या था? द्वित या द्विगुणी व्यंजन का। दूसरा क्या था? परकंपित लुंठित व्यंजन का। फिर क्या था? पार्श्विक और वत्सरीय व्यंजन का। पार्श्विक और वत्सरीय व्यंजन का। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है अर्ध स्वर। क्या होता है? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर जो वर्ण होते हैं हमारे, अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं? एक तो ये आता है, एक रे आता है, एक ले आता है और एक वे आता है। अब इसमें से बीच में से ये दो निकाल दो, ये बीच में से दो निकाल दिए तो प्यारे दोस्तों जो अर्ध स्वर हुआ हमारा, वो एक तो हमारा क्या हो गया? एक तो हुआ यह, ध्यान से सुनना, और एक हो गया हमारा वह। ये दो वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये दो वर्ण क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर। भाई सबको पता है अंतस्थ वर्ण होते हैं हमारे ये, रे, ले और वह, ये होते हैं। अब अंतस्थ वर्ण का पहला और अंतस्थ वर्ण का लास्ट वाला क्या कहलाया? अर्ध स्वर कहलाया। क्या कहलाया? अर्ध स्वर। अब बीच में से दोनों निकाल दो, पहला रख लो, दूसरा, ये दोनों के दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? ये अर्ध स्वर कहलाएंगे। इनको अर्ध स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे कम वास्तव में अगर कहीं पर शरीर के अंदर मूवमेंट अगर होता है तो इन दोनों के अंदर होता है। उसका रीजन ये है कि पहले हम वायु अंदर लेते हैं और जिस स्पीड से हमने वायु ली उससे भी कम स्पीड से वायु को बाहर छोड़ते हैं। इसी वजह से इनको अर्ध स्वर कहा गया। क्या कहा गया? अर्ध स्वर कहा गया। तो ये क्या कहलाए? हमारे अर्ध स्वर। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहीं पे ले लेते हैं, पांचवा होता है संघर्षी। क्या कहलाते हैं? संघर्षी वर्ण या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं संघर्षी व्यंजन हमारे? ऊष्म व्यंजन का भाषा विज्ञान में दूसरा नाम क्या है? संघर्षीय। व्याकरण वाले तो कह रहे हैं ऊष्म या उष्माण व्यंजन, लेकिन भाषा वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? और इन सब का प्रयोग भाषा विज्ञान में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी का जो व्याकरण है वो दो तरीके से निर्धारित किया जाता है, एक व्याकरण शास्त्रियों के द्वारा और एक भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये जो बाद की जो चीजें हैं जो आजकल पूछी जा रही है, ये सब भाषा विज्ञान के आधार पर पूछी जाती है, क्योंकि व्याकरण शास्त्री इन पर एक मत नहीं है। तो व्याकरण वाले इनको क्या कह रहे थे? ऊष्म, और भाषा वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? इनको संघर्षी व्यंजन कह रहे हैं। तो ये क्या हो गए? हमारे संघर्षी व्यंजन हुए। ये क्या कहलाए? हमारे संघर्षी व्यंजन। छठा क्वेश्चन क्या है? स्पर्श संघर्षी। क्या कहलाया? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श जो संघर्षी व्यंजन है प्यारे दोस्तों, वो हमारे कौन से कहलाते हैं? वो भी चार ही होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी? च वर्ग के वर्ण, च, छ, ज और झ। ये क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अब आपसे कोई पूछने लगे अभी आप क्या करके आओगे वहां, कैसे लेके मैं तक कर दोगे? क्योंकि आप स्पर्श पढ़ोगे, संघर्षी पढ़ोगे ही नहीं, या फिर आप से है कर लोगे। वो अगर आपसे संघर्षी पूछ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, तो वो ऊष्म व्यंजन की बात कर रहा है। और जब आपको स्पर्श संघर्षी पूछ रहा है तो वो च वर्ग के पहले चार वर्णों की बात कर रहा है। इस च, छ, ज, झ में आप ये देखो, जब आप उच्चारण करते हो
तो इसमें दोनों चीज एक साथ होती है। इसमें फेफड़ों के द्वारा छोड़ी गई वायु जीव का स्पर्श भी करती है, लेकिन इसमें रगड़ खाती है जीव। च, छ, जय, ये सब क्या है? च, छ, जय, झ। तो ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। सातवां जो क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, वो सातवां क्वेश्चन है हमारा ये अमानक वर्ण। अमानक वर्ण जो हमने डिक्शनरी में भी कम प्रयोग किया और जो बाद में हमने प्रयुक्त किया, इस झ को अमानक वर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? अमानक वर्ण माना जाता है, क्योंकि झ का प्रयोग हम झंडे में तो कर रहे हैं, लेकिन इसके स्थान पे हम अलग तरह के वर्ण स्टार्टिंग में देवनागरी की लिपि में प्रयोग किए, लेकिन फिर लिखने के दौरान धीरे धीरे जो सरल रूप बना किसी भी भाषा का, बोली का या फिर वर्णमाला का, इनका सबका उस सरल रूप को ही हम प्रचलन में ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में प्यारे दोस्तों अर्धचंद बिंदु के स्थान पे हम केवल बिंदु लगा रहे हैं। मान के चलो हमें यहाँ क्या लिखना है? भाषाएं लिखना है। तो भाषा का बहुवचन ये होगा भाषाएं। तो हम क्या कर लेते हैं? तो इसको ना लिखकर हम इसी का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लगाने में समय लगता है और डायरेक्ट हम इसका प्रयोग, तो फिलहाल 2-3 साल से प्रचलन में ये है, इसका प्रयोग ना करके, जबकि ये अशुद्ध वर्तनी हुई, ये वर्तनी सही हुई। ऐसे ही झ को क्या माना गया? अमानक माना गया, अर्थात ये मानक वर्ण नहीं है। क्लियर? तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, आपके ये 7 क्वेश्चन है। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है इनमें? इसके बाद यहाँ पे आपका पूछा जाएगा ताड़न जात वर्ण। क्या है? ताड़न जात वर्ण। और ताड़न जात वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे उतक सीपित व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उतक सीपित व्यंजन। और ये कौन से होते हैं? ये 2 होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये डे और ढे जब हम यहाँ प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? उतक सीपित कहते हैं। उतक सीपित का अर्थ होता है उछलना, अर्थात जब उछल के इस बिंदी पे टिक जाते हैं तो ये क्या कहलाए? ताड़न जात वर्ण कहलाए, उतक सीपित कहलाए। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। खासियत क्या है इनकी? खासियत इनकी यह है कि हमेशा किसी भी शब्द के या तो बीच में या फिर शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ही हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर शब्द के शुरू में प्रयोग होगा तो बिना बिंदी के होगा। आप इसका और इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बिना बिंदी के करोगे। किसका करोगे? बिना बिंदी के करोगे। क्लियर? इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या थे? ये बिंदु तल वाले नहीं थे, यहाँ पे ये उतक्षिपित व्यंजन थे। 9वां जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वो है बिंदु तल। वो क्या है? बिंदु तल। इसको बोलते हैं नुक्ता, इसको बोलते हैं गृहीत ध्वनि या आगत ध्वनि। ये सारी चीजें एक ही बात है। और तो ये गृहीत या नुक्ता है जो बिंदु तल है, इसमें जो हम प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग अरबी फारसी में वर्णों को, एक तो कै है, एक हमारा खे है, यहाँ पे बिंदी, यहाँ पे बिंदी, एक हमारा गे और एक हमारा जय और एक हमारा फे। स्टार्टिंग में हमने केवल 4 को ही माना था। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि बिंदु तल वाले वर्ण कितने होते हैं, नुक्ता ध्वनियां कितनी होती है, गृहीत ध्वनियों का, आगत ध्वनियों का कितने का प्रयोग करते हैं, तो 4 में कौन कौन से थे? एक तो कै खे था और एक जय और फे था। इसको बाद में जोड़ा गया। और ये जो व्यवस्था की प्यारे दोस्तों, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का ये मानना था 1000 ईस्वी से पहले की जो भाषा थी वो अपने आप में हमारे यहाँ पे प्यारे दोस्तों प्राचीन हिंदी का रूप था। और उस प्राचीन हिंदी में हम अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों की बहुलता थी। हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों की बहुलता का प्रयोग हम ज्यादा कर रहे थे। तो 2 राजा हुए, एक राजा लक्ष्मण सिंह हुए आगरा के आसपास, आगरा के अंदर, और एक हुए दिल्ली के आसपास प्यारे दोस्तों, दूसरे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो दोनों में आपस में बैर था। और उस बैर में क्या उन्होंने किया? राजा लक्ष्मण सिंह जो आगरा के राजा थे, वो चाह रहे थे कि हम हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा करेंगे ताकि हम संस्कृतनिष्ठ हिंदी कर ले। तो आज जो हम हिंदी प्रयोग कर रहे हैं उसको हम आधुनिक हिंदी कहते हैं, और वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। हम तद्भव शब्दों के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं।
उससे पहले जो हमारी हिंदी थी वो प्राचीन हिंदी थी। जब यहाँ मुस्लिम शासन था तो मुस्लिम काल के अंदर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी उर्दू को मान्यता दिलाने के लिए या अरबी फारसी उर्दू का सम्मान करने के लिए हिंदी के अंदर जानबूझ के अरबी फारसी उर्दू के शब्दों की प्रयोग की व्यवस्था की और उन्होंने अपनी जितनी रचनाएं लिखी तो उसमें उर्दू के शब्दों की भरमार थी। अब जो हिंदू थे उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, बाकी जो दूसरे वर्ग के लोग थे उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए हिंदी के दो रूप सामने आए, एक प्राचीन हिंदी और दूसरा आया आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी प्यारे दोस्तों अरबी फारसी मिश्रित हिंदी कहलाई और आधुनिक हिंदी संस्कृतनिष्ठ हिंदी कहलाई। अब इन्होंने ये कहा कि जब भी आप देवनागरी की लिपि में अरबी फारसी उर्दू के शब्द प्रयोग करोगे, देवनागरी की लिपि क्या है जो मैंने लिखा है, ये बिंदु तल, ये सब देवनागरी की लिपि है। तो जब भी आप देवनागरी की लिपि में हिंदी की लिपि जो है उसमें अगर आप अरबी फारसी उर्दू के शब्दों का प्रयोग करोगे तो जब जब आप कै खे गे जय फै का प्रयोग करोगे अरबी वाले शब्दों में, उर्दू वाले शब्दों में, फारसी वाले, तो आप बिंदु तल का प्रयोग करोगे। तो लेफ्ट साइड में जो नीचे बिंदी आएगी वो केवल या तो खे में आएगी या कै में आएगी या गे में आएगी या जय में आएगी या फिर फै में आएगी। और इससे जो हम वर्ण लेंगे प्यारे दोस्तों वो कौन कौन से वर्ण का जो प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन से शब्द हम बनाते हैं। जैसे हमें कमीना शब्द प्रयोग करना है हिंदी में तो कमीने का प्रयोग इसलिए है, कम वक्त का प्रयोग करना है कम वक्त, तो कम वक्त का प्रयोग हम इस रूप में करेंगे। ठीक है, कम सीन का प्रयोग करना है, जो कम सुंदर हो उसको कम सीन बोलते हैं, कमतर को। ठीक है, अब कै का प्रयोग ऐसे ही हम किस में प्रयोग करेंगे, खे आ गया, ख्याल आ गया प्यारे दोस्तों यहाँ खे के नीचे। ठीक है, खुशखबरी आ गया, खुशहाल आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ खे के नीचे। ऐसे ही खुशखबरी है तो अगर दो बार भी आया है तो प्यारे दोस्तों दोनों बार आप इसमें बिंदु तल का प्रयोग करोगे, नुक्ते का प्रयोग करोगे। इसी को हम बिंदु तल भी कहते हैं, नुक्ता भी कहते हैं। उर्दू के अंदर इसको जो कहा जाता है प्यारे दोस्तों वो कहा जाता है नुक्ता, हिंदी के अंदर इसको कहते हैं बिंदु तल। और प्यारे दोस्तों गृहीत कहते हैं जो दूसरी भाषा से ग्रहण की गई है, और आगत कहते हैं जो दूसरी जगह से आई हुई है। तो ये सब दूसरी जगह से आई है, था अरबी फारसी उर्दू से आई। ऐसे यहाँ पे हम जब गजल का प्रयोग करते हैं तो गे और जय के नीचे, जब हम गजनी का प्रयोग करते हैं तो गे और जय के नीचे, जब हम गफ्फार का प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों तो यहाँ गे और फै के नीचे हम इस बिंदु तल का प्रयोग करते हैं। बिना इनके ये शुद्ध वर्तनी नहीं हो सकती। अगर मैं ये बिंदु तल हटा दूं, नुक्ता हटा दूं, तो ये सारी वर्तनी गलत हो जाएगी, ये सारे गलत शब्द हो जाएंगे। ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नजर शब्द हमने प्रयोग किया तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों नजर शब्द के अंदर वजीर शब्द हमने प्रयोग किया, वजीर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मुजफ्फरनगर शब्द हमने प्रयोग कर लिया। तो इस मुजफ्फरनगर के अंदर भी प्यारे दोस्तों हम यहाँ जय के नीचे फै के नीचे बिंदु तल का प्रयोग करेंगे, तब ये वर्तनी सही कहलाएगी। ऐसे ही हमने यहाँ सफल का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग किया, सफल का प्रयोग किया। तो यहाँ सफल अपने आप में फै, यहाँ सफर का प्रयोग किया तो फै क्या है यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये क्या कहलाया, तब जाके ये वर्तनी सही हुई। क्लियर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अब विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हो आप, मैंने क्या कहा, जब भी जो पढ़ाई अगर उस पर ध्यान ना हो, बाकी बेफालतू की चीजें दिमाग में आ जाए, तो इसका मतलब है कि आप अनाप शनाप चीजें सीख रहे हो। तो बिंदु तल का प्रयोग जब कह दिया कि केवल स्टार्टिंग में 4 वर्णों में होता था, एक कै, खे में, जय और फै में, बीच में फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसको भी मान्यता दिलाई। और फिर जैसे गजल है, गजनी है, गफ्फार है, ये है, बाकी इन 5 को छोड़ के किसी में भी नीचे बिंदु तल का प्रयोग नहीं होता है। तो उत्क्षेपित व्यंजन वाला जो बिंदु है प्यारे दोस्तों उसको यहाँ हम नुक्ता नहीं कहते हैं, उसको गृहीत नहीं कहते। गृहीत का मतलब जो दूसरी भाषा से ग्रहण की गई। अरे ये तो हमारे अपने शब्द हैं, ये तो हिंदी के हैं, इनको गृहीत नहीं कहते, इनको आगत नहीं कहते, ये बाहर से नहीं आए, ये तो हमारे अपने हैं। ये क्या है, हमारे अपने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है। ये आधा कै और ए है तो ये क्या कहलाया गोविंद, ये स्वर सहित कहलाया। और स्वर रहित का मतलब क्या है, मैं आधा कै लिख दिया, ये स्वर रहित कहलाया। तो जिस व्यंजन के साथ स्वर मिला है वो स्वर सहित है, और जिस व्यंजन की बताओ ये गोविंद भी भर्ती होना चाह रहे हैं, और फिर कहेगा सर जी आप तो बुरा कहते हो। ये जिसको अब तक पूरी वर्णमाला पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आया हो
कि सर स्वर सहित क्या होता है, स्वर सहित क्या नहीं होता है, तो वो भी भर्ती होना चाह रहा है। देखो गजब की बात है, और वो भी 2021 में भर्ती होना चाह रहा है। तो भर्ती तो होगा लेकिन 2024 में जाके होगा हिंदी के दम पे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये क्या कहलाया अपने आप में प्यारे दोस्तों, ये स्वर रहित कहलाया, और ये क्या कहलाया, ये स्वर सहित। थोड़ा जाग जाओ, ठीक है। तो ये सारे के सारे वे शब्द थे जिनकी आपको चुल मची हुई थी पिछली 2-3 क्लासों में। सर जी ये क्या है, सर जी ये क्या है, सर जी ये क्या। एक लास्ट बच गया आपका, क्या है प्यारे दोस्तों, बिंदु तल 10वां बच गया आपका। और 10वां जो है वो है हमारा काकल्य वर्ण। 10वां क्या है, काकल्य वर्ण। तो काकल्य वर्ण क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, काकल्य वर्ण आपको ये ध्यान रखना है, ये कंठ से हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये काकल्य वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से, एक तो ये कै वर्ग के सारे वर्ण काकल्य होते हैं, कै वर्ग, और दूसरा क्या है, ठीक है। तो कै वर्ग और है ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, काकल्य वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें लय है ना, हाँ बताओ, दिल्ली के अंदर हमने क्या कहा, जहां एक ही वर्ण है, इसमें एक वर्ण क्या है, लय। तो लय के यहाँ 2 रूप प्रयोग हो रहे हैं, एक आधा लय और एक पूरा। ये क्या है, ये स्वर रहित है, आ गया स्वर रहित। और ये क्या है, ये स्वर सहित है। ये क्या है, ये स्वर सहित है। ये क्या है, ये आधा व्यंजन है। ये क्या है, आधा व्यंजन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शुद्ध व्यंजन। इसको क्या कहते हैं, शुद्ध व्यंजन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूरा व्यंजन। पूरा व्यंजन क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई स्वर जरूर होता है, इसीलिए इसको स्वर सहित कह रहे हैं और इसको स्वर रहित कह रहे हैं। अब तो समझ में आ गया। चलो, तो काकल्य क्या है, कै वर्ग के वर्ण और है, ये क्या कहलाते हैं, काकल्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काकल्य वर्ण कहलाते हैं। आज हो गई हमारी वर्णमाला कंप्लीट। अगर ईमानदारी से जितने भी साथी यहाँ पे लाइव क्लास ले रहे हैं, देखो मेरा तरीका पढ़ाने का यही है, मैं चाहता हूं कि आप बुरा मानो, क्योंकि जब तक बुरा नहीं मानोगे होश में नहीं आओगे, और जब तक होश में नहीं आओगे तो सीरियस नहीं होंगे, और जब तक सीरियस होके पढ़ोगे नहीं तो नौकरी मिलेगी नहीं। अदरवाइज मुझे भी बहुत सारी शेर व शायरी आती है, मुझे भी बहुत सारे गाने आते हैं, मुझे भी बहुत सारी बाहर की नॉलेज है, समाज की नॉलेज है, देश दुनियादारी की नॉलेज है, क्या सही है क्या गलत, लेकिन वो हमारा सिलेबस नहीं है। सिलेबस तो हमारा ये है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया वो टॉपिक है हमारा वर्णमाला, और कल जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, आने वाले जो हमारे टॉपिक होंगे वो टॉपिक होंगे वाक्य, दूसरा टॉपिक होगा वाच्य, तीसरा टॉपिक होगा काल। क्लियर। तो वाक्य, वाच्य और काल, ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, और कल करेंगे हम वाक्य से शुरुआत। अगर आपको ईमानदारी से वर्णमाला में 40% चीजें आपने नहीं सीखी है और वर्णमाला को सही ढंग से समझ लिया है, तो आप एक बार फीडबैक दीजिए, ताकि उससे पता चले कि चीजें आप तक 100% पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आपने 3 टॉपिक अभी कंप्लीट किए पिछली कुछ क्लासों में, एक समास, एक कारक और एक वर्णमाला, और आपने ये देखा कि तीनों टॉपिक में पढ़ाने का तरीका एकदम अलग था। अगर आप इस तरीके को पसंद करते हो तो आप हो जाओगे भर्ती। अगर ये तरीका आपको पसंद नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आप अपनी पुरानी परिपाटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अर्थात वो रटने वाली चीजों को, बिना लॉजिक बिना सीक्वेंस के समझने वाली चीजों को आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो। तो उस समय फिर मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, फिर आप केवल और केवल मेरे से सूचना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ ज्ञान, और वो ज्ञान ही फाइनली भर्ती कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको उसका रिवीजन करना है, अगर आपको करनी है प्रैक्टिस, तो एक चैनल है हिंदी बाई अरुण सर। क्या है, हिंदी बाई अरुण सर। क्लियर। ये एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कराता हूं, और वो कैरियर व्हील का हिस्सा है। वो यूट्यूब चैनल अलग से नहीं बना है, वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो इसी का कैरियर व्हील का हिस्सा है, जहां में यहां से सारी चीजों को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। वर्णमाला में कम से कम प्यारे दोस्तों 400 एग्जाम्पल आपको दिए गए होंगे चीजों को क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है हर तरह के क्वेश्चन की, आपके पास पीडीएफ भी है
क्योंकि अगर मैं पहले टॉपिक कंप्लीट कराऊं फिर 4 दिन तक प्रैक्टिस कराऊं तो कब 1 साल से पहले सिलेबस पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर इस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है तो जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए, जैसे प्रीति या कोई दूसरा बच्चा मांग रहा था, तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन है, वहां टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चंस भी है, वहां टोटल अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताया गया है। और रोज 9:30 बजे से लेके प्यारे दोस्तों 10:30 बजे तक 1 घंटा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो रही है। वहां पे भी अभी जो कल कराएं तो कारक की प्रैक्टिस कराएं, उससे पहले समास की प्रैक्टिस कराएं, वर्णमाला करा चुके हैं। 3 टॉपिक आपके हमने अभी हाल फिलहाल कराए पिछली क्लासों में, और तीनों टॉपिक को यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। कारक कल ही कराए, उससे पहले परसों समास कराए थे, और उससे पहले हमने सबसे पहले वर्णमाला, फिर संधि, उपसर्ग और प्रत्यय कराए। तो आप उस यूट्यूब चैनल से जुड़कर भी कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हो। अगर आपको प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए दाएं बाएं जो मॉडल पेपर होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, उनको ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, बशर्ते अगर आप यहाँ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और उसके बाद में यूट्यूब से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको दाएं बाएं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल जो करेंगे प्यारे दोस्तों वाक्य वाला टॉपिक करेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं वाक्य के साथ।